हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। देखिए, उच्चारण स्थान क्या होते हैं। उच्चार्यते वर्णा यस्मात् स्थानात् तत् उच्चारण स्थान, अर्थात जिस स्थान से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान निम्न होते हैं। देखिए, पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल और उरस। ठीक है, आगे देखिए। जैसे कंठ से किस किस का उच्चारण होता है, तो इसका सूत्र है एक अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का मतलब ए और अ। कै वर्ग मतलब कै खे गे घे और अंग है। उसके अलावा है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अगला सूत्र है ईचु यशा नाम तालु। ई और बड़ाई छ वर्ग अर्थात छ छ ज झ ये और स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। अब स का तालु है, इसलिए इस स को हम क्या बोलते हैं, तालव्य स बोलते हैं। अगला देखिए, रीटू रसाणाम मूर्धा। री और बडारी ट वर्ग ट ठ ड है न। उसके अलावा र और ये स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, इसलिए इस स को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। आगे देखिए, धृतु लसानाम दंता। ध्री तय वर्ग तय थ द ध न, ल और स, इनका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए इस स को भी हम क्या बोलते हैं, दंत्य स। अगला है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। उ पै वर्ग और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ठीक है, उपदमानीय क्या होते हैं, पै और फै से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश उपदमानीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपदमानीय। अब अर्ध विसर्ग कैसा होता है, देखिए। जैसे ये पै लिखा हुआ है, इसके आगे अर्ध विसर्ग इस तरह से लगा रहेगा। उसी तरह फै लिखा है तो उसके आगे अर्ध विसर्ग इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, पै से पहले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, उपदमानीय हो जाएंगे। अगला देखिए, यम गणना नाम नासिका च। य मैं अंगर न, इनका उच्चारण स्थान नासिका की सहायता से होता है। अर्थात हमने पहले जो पढ़े हैं, जैसे लृतुलसानाम दंता, इसमें न भी आ रहा है और न किस में आ रहा है, नासिका में भी आ रहा है, तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, दंत और नासिका दोनों से होगा। आगे देखिए, ए दे तो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है, क्योंकि ए किस किस से मिलके बनता है, ए और ई से। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ए का क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। इसी तरह ऐ का भी कंठ और तालु होगा। आगे देखिए, ओ दो तो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से है। अब ओ किस किस से मिलके बनता है, ए और ऊ से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। वकारस्य दंतोष्टम, और वे का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। ठीक है, आगे देखिए, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। अब जिह्वामूल क्या होता है, देखो, कै और खे से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वामूल्य कहलाते हैं। मैंने बताया था, जैसे पै फै में क्या कहलाते हैं, अर्ध विसर्ग पद्मानीय। उसी तरह कै और खे से पहले लगे हो, ये क्या कहलाएंगे, ये कै और ख, इससे पहले लगे हो तो ये क्या कहलाएंगे, जीवामूल्य कहलाएंगे। अगला देखिए, नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक है, उसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं होती, सिर्फ नासिका से होता है, जिसका उच्चारण स्थान अनुस्वार का। आगे देखिए, प्रयत्न। प्रयत्न क्या होते हैं, देखिए, प्राक यत्न इति प्रयत्न, अर्थात मनुष्य के द्वारा वर्णों के उच्चारण के लिए किए गए यत्न। यत्न अर्थात प्रयास को ही क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। हमें कोई भी वर्ण बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वर्ण को बोलने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश को क्या कहते हैं, हम प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न दो तरह के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। दोनों को समझते हैं आगे। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, देखिए, वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के अंदर, इसके अंदर मुख के अंदर की गई प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न को मुख प्रयत्न या आस्य प्रयत्न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रयत्न होता है वो कहाँ होता है, मुख के अंदर होता है। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके 4 हैं,
भेद होते हैं। आगे देखिए कौन कौन से भेद होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे पहला भेद है स्पृष्ट, इसमें स्पर्श वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे किसमें आते हैं? स्पृष्ट में आते हैं। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, जिसमें अंतस्थ आते हैं य, र, ल और व। य, र, ल और व आता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए विवृत, विवृत में आते हैं सभी स्वर। फिर ईषत् विवृत, इसको लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं माना गया है। इसमें ऊष्म आते हैं कौन कौन से? स, श और है। कौन कौन से? स और है, ठीक है। ये वाला स है, ये दूसरे नंबर पर, ध्यान रखना। आगे देखिए समवृत, समवृत में क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं, ठीक है। जितने भी स्वर होते हैं सब समवृत में आते हैं। इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हो जाएंगे। अगला है बाह्य प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अर्थात फेफड़े से कंठ तक हुआ तो मुख से बाहर हुआ ना। जो मुख से बाहर होते हैं वो बाह्य, मुख के अंदर होते हैं वो आभ्यंतर। इसके 11 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 11 भेद। देखिए कौन कौन से भेद होते हैं, उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे 3 भेद हो गए, जैसे 3 भेद कौन कौन से हो गए हमारे? व्यवहार, श्वास और एगोस, ये 3 भेद हो गए। इन तीनों भेदों में देखो खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। कौन से प्रत्याहार के वर्ण? खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण एवं श और स, तीनों से आते हैं। फिर अगले 3 भेद हो जाएंगे संवार, नाद, घोष। इसमें हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। हस प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, अंतस्थ एवं है। फिर अल्प प्राण, अल्प प्राण में वर्गों के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण आते हैं एवं अंतस्थ, अंतस्थ अर्थात यह रह अंतस्थ संज्ञक वर्ण आते हैं। अगला है महाप्राण, इसमें वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म संज्ञक वर्ण आते हैं। ऊष्म मतलब श और है। फिर उदात और अनुदात और एक स्वरित, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अब उदात अनुदात स्वरित क्या होता है वो देखते हैं। देखिए उदात अर्थात उदात, उदात का मतलब जो कहाँ से बोले जाते हैं? उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से बोले जाते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह देखो क्या होता है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसमें सीधे लिखे होते हैं। जैसे ए हो गया, दीर्घ आ हो गया, प्लुत ए हो गया, ठीक है। उसी तरह से अनुदात, कौन सा? अनुदात, अनुदात का मतलब क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थानों के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ण। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे ए हो गया, अब निचले भाग से बोला जाता है इसलिए इनके नीचे क्या होगी? ये रेखा होती है, ठीक है। जैसे आ हो गया और प्लुत ए हो गया, ये क्या है? अनुदात। अनुदात के नीचे ये वाला चिन्ह लगा होता है। और तीसरा होता है हमारा स्वरित। क्या होता है? स्वरित। स्वरित क्या होते हैं? जो दोनों के ऊपर के भाग और नीचे के भाग दोनों के बीच के भाग से बोले जाते हैं वो स्वरित होते हैं। इनका चिन्ह खड़ी रेखा होता है। क्या होता है? खड़ी रेखा। ऐसे खड़ी रेखा। ए हो गया, आ हो गया दीर्घ और प्लुत ए हो गया। क्या हो गया? प्लुत ए हो गया और ये खड़ी रेखा, ये स्वरित होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन से वर्ण के कितने कितने भेद होते हैं। और देखो जैसे ए होता है, ए के हमने 9 भेद अभी पढ़े, उदात अनुदात स्वरित, ठीक है। ए के कितने भेद पढ़े हमने? 9 भेद पढ़े। कौन कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। उसी तरह से अब ए के 2 भेद और करते हैं हम। एक तो होते हैं अनुनासिक और एक निर्नुनासिक। अनुनासिक को सानुनासिक भी बोलते हैं, तो सानुनासिक और निर्नुनासिक, इस तरह 9 भेद हो जाएंगे। तो ए के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। कितने भेद? 18 भेद। अब ए की तरह ही इसी के साथी हैं, जैसे छोटा ई, छोटा ऊ और छोटा री, इन सभी के इसी की तरह कितने भेद हो जाते हैं? 18 18 भेद हो जाते हैं। आगे देखिए जैसे द्रि वर्ण होता है। कौन सा वर्ण? द्रि। इसका दीर्घ नहीं होता, तो इसके कितने भेद होंगे? द्रि के सिर्फ 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12। आगे देखिए संयुक्त स्वर जो होते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए, ऐ,
ओ और औ। इनका दीर्घ नहीं होता, इसलिए इन सभी के क्या होंगे, 12-12 भेद होंगे। कितने भेद होंगे, 12-12। अब 4 है तो चारों के 12-12-12 भेद होंगे। कुल मिलकर संयुक्त स्वरों के कोई पूछे कुल कितने होते हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगी, 48। ठीक है, संयुक्त स्वरों के कुल भेद कितने होते हैं, 48 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, री और लरी। जैसे री का तो हमने देख लिया अभी, री के कितने भेद होंगे, 18 होंगे, क्योंकि वो दीर्घ भी होता है और जिससे भी होता है। उसी तरह जो लरी होता है उसके कितने होते हैं, वो उसका दीर्घ नहीं होता तो उसके 12 होते हैं। अगर री और लरी दोनों की पूछ ले तो क्या हो जाएंगे हमारी, री और लरी दोनों की पूछ ले तो कितने हो जाएंगे टोटल। री के कितने होते हैं, 18, और लरी के कितने होते हैं, 12। इनके टोटल हो जाते हैं 30। ठीक है, समझ गए, धन्यवाद।